हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम यूपीएससी में पीवाईक्यू सीरीज़ जो है उसको शुरू करेंगे। यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए तो पॉलिटी का जो सेक्शन है उसके कुछ क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट करते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, 2020 का ये पेपर है आपका। ठीक है। पहला, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, सबसे पहले तो हम जानते हैं संसदीय व्यवस्था होती क्या है। संसदीय व्यवस्था में जो है आपकी कार्यपालिका जो है, सरकार जो होती है, ठीक है, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जनता के, वो है विधायिका, अर्थात जो संसद है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस उत्तरदायी होने का अर्थ क्या होता है कि ये जो है आपकी विधायिका, यह सरकार पर नियंत्रण रखती है और जब कभी भी इसको बहुमत खो देती है तो यह सरकार को बर्खास्त भी कर सकती है। तो ये इसकी मूलभूत विशेषता है। तो इसी के द्वारा अब हम देखते हैं ऑप्शंस। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। संसद के सभी राजनीतिक दल होंगे, जैसे कि भारत है तो भारत में इस समय बीजेपी की सरकार है, तो संसद में तो समाजवादी पार्टी भी है, टीएमसी भी है, तो सरकार में वो लोग तो नहीं है। तो पहला आपका गलत। दूसरा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। इस स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। यहाँ तक तो सही है कि सरकार को लोग चुनते हैं, लेकिन लोग थोड़े उनको हटा सकते हैं, ये काम संसद कर सकती है। डी है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। बिल्कुल गलत है। अगर बहुमत नहीं है तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, वीपी सिंह की सरकार है, वो समय अवधि के पूर्ण गिर चुकी हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आपका जो बचा हुआ बी है ये एकदम सही है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है। तो आपका 11वें का बी है। अगला देखते हैं 12वां। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ठीक है। कल्याणकारी राज्य से क्या अभिप्राय है कि राज्य जो है लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कुछ ऐसी नीतियाँ या योजनाएं या ऐसे कानून का निर्माण करे जो लोगों की ज़िंदगी में उनको कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करे। ठीक है। तो आप देखते हैं मूल अधिकार, ये कल्याणकारी भाग नहीं है क्योंकि ये राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। उद्देशिका में है, लेकिन उद्देशिका का कोई विधिक स्वरूप नहीं है। ठीक है। 7वीं अनुसूची, ये भी आपका नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक है भारत के संविधान में, इसको कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा के रूप में देखा जाता है। तो 12वें का जो है आपका ए है। अगला प्रश्न 13वां। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। पहली चीज़, इसमें 3 चीज़ें आई हैं। ठीक है। हम 3 चीज़ों पे इस पे इंगित करेंगे। पहली चीज़ ये कह रहे हैं भारत का संविधान। दूसरा नया कॉन्सेप्ट आया मूल ढांचा। ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं कि ये जो है परिभाषित करता है। इस प्रश्न के 3 आयाम हैं। तो पहले समझते हैं मूल ढांचा क्या होता है। मूल ढांचे की जो अवधारणा है हमारी केशवानंद भारती केस के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल की गई। हालांकि संविधान में प्रत्यक्ष रूप से इसको शामिल नहीं किया गया, पर इसको न्यायपालिका ने एक व्यवस्था दी कि संविधान की कुछ वैसी विशेषताएं हैं, कुछ मूल विशेषताएं हैं जिनको संसद संशोधन के द्वारा उसको सीमित नहीं कर सकती, उसमें संशोधन कर ही नहीं सकती है। अन्य भागों में जो है संसद संशोधन भी कर सकती है और उसको कम या ज़्यादा कर सकती है, किंतु मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है। तो भारत का संविधान मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ये तो गलत है। मूल ढांचे की अवधारणा को संविधान में नहीं, न्यायपालिका ने प्रस्तुत किया है और परिभाषित नहीं करता है। ये गलत है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है।
भारत का जो संविधान है न्यायिक पुनरावलोकन की अप्रत्यक्ष व्यवस्था करता है आर्टिकल 13 के माध्यम से, आर्टिकल 226 के माध्यम से, किंतु संविधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, ये सही नहीं है। इसलिए जो आपका है ये भी गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? कोई भी सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, अगला प्रश्न, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से वह कौन सी है? अर्थात महात्मा गांधी और मार्क्सवाद की जो विचारधारा है इनके बीच में कोई एक ऐसा विषय है इन चार ऑप्शन में से जो दोनों ही मानते हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष, ये दोनों का समान विचारधारा नहीं है। निजी संपत्ति की समाप्ति, ऐसा भी नहीं है। और आर्थिक नियतिवाद, ये भी नहीं है। गांधीवादी और मार्क्सवादी दोनों ही राज्यविहीन समाज की कल्पना करते थे। तो इन दोनों ही विचारधाराओं का अंतिम जो उद्देश्य था वह था कि राज्य ना रहे उस समाज में, राज्य की भूमिका को ये अस्वीकार करते थे। इसलिए 14 का आपका होगा ए। 15, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? अर्थात नौकरशाही का क्या कार्य है? नौकरशाही का सीधा सा कार्य है कि जो सरकार नीतियां बनाती है उसको वह कार्यान्वित करें। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है ये एकदम उपयुक्त है। लोक नीति अर्थात जो पब्लिक पॉलिसी है उसको कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला डिपार्टमेंट नौकरशाही कहलाता है। बाकी ये सारे गलत हैं आपके। भारत के संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना के बारे में पूछा गया है। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है, सही स्टेटमेंट है। पर और देखते हैं, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है। कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता ये सही है, पर संविधान का भाग है केशवानंद भारती केस के द्वारा इसको माना गया। पहले इसको नहीं माना गया था। बेरूबारी यूनियन का जो केस था उसमें ये कहा गया था कि यह संविधान का भाग नहीं है। तीसरा, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका अन्य भाग। नहीं, ये भी गलत है, कोई भी विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये सबसे उपयुक्त स्टेटमेंट है। संविधान का भाग है और अन्य भागों से ये स्वतंत्र है और जिसका कोई प्रभाव नहीं है, विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने 4 से 5 प्रश्नों को हल किया है। यूपीएससी के ये PYQ हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही लगे हों, अच्छे लगे हों तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।